इमेजिन कीजिए जो चीज कभी जापान के एक छोटे से हिस्से और बहुत ही सीमित दर्शकों तक महदूद थी, वो आज एक मल्टी बिलियन डॉलर का ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एनिमे की। आज के इस डीप डाइव में हम एनिमे की उस रोमांचक दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं हैं, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है, एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है जिसने दुनिया भर के फैशन, कल्चर और यहाँ तक कि हमारी भाषा को भी बदल कर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2021 में पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स के 50% से भी ज्यादा यूजर्स ने कम से कम एक एनिमे टाइटल जरूर देखा। मतलब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स देखने वाला हर दूसरा इंसान है ना। कमाल की बात। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एनिमे अब किसी एक खास ग्रुप या सिर्फ जापान तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसने दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना मेन स्ट्रीम डोमिनेंस पूरी तरह से साबित कर दिया है। तो आज के हमारे चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले ग्लोबल एनिमे फिनोमेनन, फिर एनिमे शैली को समझना, एनिमेशन की पूरी एक सदी का सफर, एनिमे इंडस्ट्री के अंदर का हाल और आखिर में इसका सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल एनिमे फिनोमेनन की। एनिमे अब कोई नीश कैटेगरी नहीं है, ये अब मेन स्ट्रीम है। ये बात किसी फैन ने नहीं बल्कि खुद नेटफ्लिक्स ने कही है। और अगर आप सोचें तो ये बात बिल्कुल सच है। कुछ दशकों पहले तक जापान के बाहर एनिमे खोजना किसी मिशन से कम नहीं होता था। लोगों को बूटलेग VHS टेप्स या फैंस के बनाए सबटाइटल्स पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन फिर एंट्री हुई स्ट्रीमिंग सर्विसेज की और पूरी गेम ही बदल गई। आज जापान में कोई एपिसोड रिलीज होता है और कुछ ही घंटों में वो ऑफिशियली पूरी दुनिया में अवेलेबल हो जाता है। स्ट्रीमिंग ने लिटरली इसे एक लोकल इंटरेस्ट से उठाकर एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2024 में जुजुत्सु काइसेन ने सबसे अधिक डिमांड वाले एनिमेटेड टीवी शो का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन एक एवरेज टीवी शो के मुकाबले इसकी ग्लोबल डिमांड रेटिंग 71.2 गुना ज्यादा थी। मतलब ये सिर्फ बाकी एनिमेशन को नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लाइव एक्शन और अंग्रेजी शोज को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एनिमे के स्टाइल और उसकी परिभाषा को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एनिमे आखिर है क्या। दिलचस्प बात यह है कि आप दुनिया के किस कोने में हैं, उस हिसाब से इसका मतलब बदल जाता है। जापान में एनिमे शब्द अंग्रेजी के एनिमेशन से ही आया है और वहाँ इसका मतलब किसी भी तरह का एनिमेशन होता है, चाहे वो डिज्नी का हो या पिक्सार का। लेकिन जापान के बाहर पूरी दुनिया में जब हम एनिमे कहते हैं तो हमारा सीधा मतलब उस खास जापानी स्टाइल और वहाँ बने शोज से होता है। अब सवाल ये है कि एनिमे बाकी वेस्टर्न एनिमेशन से अलग कैसे है। जैसे डिज्नी के शोज में आपने देखा होगा कि फोकस कैरेक्टर्स के बहुत ही स्मूथ और लगातार मूवमेंट पर होता है, लेकिन एनिमे का तरीका थोड़ा अलग है। वो लिमिटेड एनिमेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि शायद फ्रेम रेट थोड़ा कम हो, लेकिन वो इसकी भरपाई कैसे करते हैं? शानदार सिनेमाई एंगल्स, बेहद खूबसूरत और डिटेल बैकग्राउंड डिजाइन और पैनिंग या जूमिंग जैसे कैमरा इफेक्ट से। यही वजह है कि एनिमे देखते वक्त आपको किसी साधारण कार्टून की नहीं बल्कि एक पूरी फिल्म वाली फील आती है। और इसके कैरेक्टर डिजाइन की तो बात ही कुछ और है। ओसामू तेजुका जैसे दिग्गजों ने इसके जो नियम सेट किए हैं वो आज भी फॉलो होते हैं। 5 से 8 सिर के बराबर बॉडी प्रपोर्शन के साथ साथ इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें। इसके अलावा अजीब लेकिन बेहद आकर्षक रंगीन बाल और इमोशंस दिखाने के लिए पसीने की बड़ी सी बूंद या वो छोटे छोटे क्यूट चिबी फिगर्स, ये सब एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज बन चुकी है जिसे दुनिया में कहीं भी बिना किसी ट्रांसलेशन के आसानी से समझा जा सकता है। स्क्रीन पर हर जज्बात को उकेरने का ये एक कमाल का तरीका है। चलिए अब नजर डालते हैं एनिमेशन की एक पूरी सदी के इस शानदार सफर पर। अगर हम इसके इतिहास के पन्ने पलटें तो ये सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। 1917 में इसके शुरुआती प्रयोग हुए, लेकिन असली बूम आया 1960 के दशक में जब ओसामू तेजुका ने एस्ट्रो बॉय के साथ टीवी के लिए लिमिटेड एनिमेशन का जादू दुनिया को दिखाया। फिर आया 1980s का दशक। जापान की इकोनॉमी आसमान छू रही थी और इसी दौर में अकीरा जैसी हाई बजट और सिनेमैटिक फिल्मों ने वेस्टर्न देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा
और फिर 2000 के दशक में हयाओ मियाज़ाकी की स्पिरिटेड अवे ने एकेडमी अवार्ड जीतकर इस कला को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन एनिमे ने सिर्फ विजुअल्स में ही नहीं बल्कि कहानियां सुनाने के तरीके में भी क्रांति ला दी। जहां पहले अमेरिकन कार्टून्स का हर एपिसोड एक अलग और इंडिपेंडेंट कहानी होता था, वहीं एनिमे ने सीरियलाइज स्टोरी टेलिंग का ट्रेंड सेट किया। मतलब एक ही कहानी जो कई एपिसोड्स या कह ले महीनों तक चलती है। ड्रैगन बॉल जेड तो आपको याद ही होगा। आज के टाइम में जो हम लंबी लंबी स्टोरी लाइन वाले शोज बिंज वॉच करते हैं ना, एनिमे ने ये फॉर्मूला बहुत पहले ही क्रैक कर लिया था। अब वक्त है थोड़ा पर्दे के पीछे जाने का और एनिमे इंडस्ट्री के अंदर झांकने का। पैसे और इकोनॉमी की बात करें तो 2019 तक इस जापानी एनिमे इंडस्ट्री की वैल्यू करीब $24 बिलियन आंकी गई थी। 24 बिलियन! और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस पूरी कमाई का लगभग 48% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ विदेशी मार्केट से आया था। मतलब साफ है, एनिमे अब सिर्फ जापानी दर्शकों के भरोसे नहीं बैठा है, पूरी दुनिया के फैंस इसे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पिलर बना चुके हैं। लेकिन रुकिए, इस $24 बिलियन के चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतनी भारी ग्लोबल कमाई के बावजूद जो एनिमेटर्स दिन रात मेहनत करके इन कैरेक्टर्स में जान फूंकते हैं, उन्हें बहुत ही खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भयंकर ओवरवर्क और बेहद कम सैलरी, ये इस इंडस्ट्री की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। एक तरफ स्टूडियोज और प्लेटफॉर्म्स अरबों छाप रहे हैं और दूसरी तरफ क्रिएटर्स की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पर अच्छी बात यह है कि अब बदलाव की हवा चलने लगी है। जापानी सरकार ने भी काम की परिस्थितियों को सुधारने की बात कही है। माप्पा जैसे कुछ बड़े स्टूडियोज ने फाइनली अपने एनिमेटर्स की सैलरी बढ़ाई है। नेटफ्लिक्स जैसी ग्लोबल कंपनियां भी नए एनिमेटर्स की ट्रेनिंग के लिए फंडिंग दे रही हैं। और तो और 2023 में NAFCA नाम का एक खास एसोसिएशन भी बना है जिसका काम ही इन वर्कर्स के हकों की रक्षा करना है। तो उम्मीद है कि आगे चलकर हालात जरूर सुधरेंगे। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एनिमे का सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात। एनिमे ने दुनिया भर के कल्चर में जिस तरह से घुसपैठ की है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब आज बड़े बड़े हाई फैशन ब्रांड्स एनिमे से इंस्पायर्ड स्ट्रीटवेयर बना रहे हैं। शोनेन जैसे जापानी शब्द अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपनी परमानेंट जगह बना चुके हैं। चिली और पेरू में तो राजनेता इलेक्शन जीतने के लिए एनिमे कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले तक कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब वेटिकन जैसी जगह ने भी युवाओं से कनेक्ट करने के लिए लूसे नाम का एक एनिमे स्टाइल मैस्कॉट लॉन्च कर दिया। इसकी पहुंच लिटरली अब हर जगह है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कितने लोग इसके दीवाने हैं, तो जरा इस नंबर को सुनिए, 80 करोड़। जी हाँ, चीन और जापान के बाहर दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खुद को एनिमे से जुड़ा हुआ मानते हैं या इसे एक्टिवली देखते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कैसे एक आर्ट फॉर्म ने बॉर्डर, भाषा और उम्र की हर दीवार को आसानी से गिरा दिया है। और अगर हम आज की जनरेशन यानी जेनजी की बात करें तो उनके लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। 75% यूथ इसे दुनिया के स्ट्रेस और भागदौड़ से बचने का एक एस्केप मानते हैं। 65% का मानना है कि एनीमे बाकी शोज के मुकाबले उन्हें इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट करता है। और 50% के लिए तो एनीमे उनकी खुद की पहचान और उनके फैशन सेंस तक को इन्फ्लुएंस करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये महज टीवी देखने से कहीं आगे की बात है। तो इस पूरे सफ़र के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। जो चीज़ कभी बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ शुरू हुई थी, वो आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पहचान और उनके सोचने के तरीकों को बदल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एनीमे लाखों लोगों की आइडेंटिटी को इतनी गहराई से आकार दे रहा है, तो आने वाले 100 सालों में ये हमारी ग्लोबल संस्कृति को किस तरह से फिर से परिभाषित करेगा? सोचिएगा ज़रूर। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है आपको एनीमे की इस दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने में मज़ा आया होगा।